आकाश, आकाश, ये क्या? तुमने अभी तक खाना शुरू भी नहीं किया है। आकाश, गेम साइड में रखो। अच्छा ऐसा करो, आप ही मुझे खाना खिला दो ना। तुम ना बहुत बदमाश हो गए हो, रोज रोज का हो गया अब तुम्हारा ये। आज लास्ट बार खिला रही हूँ तुम्हें, लो। अरे ये क्या, तुमने फिर से इसको खिलाना शुरू कर दिया? आकाश, गेम छोड़ो और खुद से खाना शुरू करो। पापा खेलने दो ना। आकाश, मैंने बोला गेम छोड़ो। मैंने कहा गेम छोड़ो। पापा ये क्या किया आपने? मेरा सारा गेम खराब कर दिया। वो मेरा गेम। आकाश, आकाश बदतमीजी मत करो तुम। 11 साल का आकाश एक जिद्दी और बिगड़ैल बच्चा था। स्कूल बंक करना, अपनी जताई हुई इच्छा पूरी ना होने पर उग्र हो जाना, यह उसके लिए एक आम बात थी। और उसको ऐसा बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके माता पिता का ही था। और जब आकाश के पिता को इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आकाश के प्रति आकाश के पिता का एकाएक सख्त रवैया भी उसके व्यक्तित्व पर बुरा असर डाल रहा था। वो खुद उसे अपने हाथों से अपना विरोधी बना रहे थे। आकाश के गुस्से में एक दस्तक थी कि उसकी मनोदशा सामान्य नहीं थी और उसके घर के इसी माहौल का किसी अपराधी ने फायदा उठाया। अरे तुम स्कूल नहीं गए? डरो मत, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। ऐसा है ना, तुम्हारी मम्मी पापा है ना, तुम्हें प्यार ही नहीं करते। तुम कुछ दिन के लिए, 2 दिन के लिए गायब हो जाओ। सच अंकल? हाँ, चले। पीछे हटे, हटो 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 हटो। सर, बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है और ना इसकी पॉकेट से कुछ मिला है। शिरके, आसपास पता करो, शायद बच्चे को कोई जानता हो। ओके सर। सर हमारे बेटे आकाश का कुछ पता चला? देखिए हम पता कर रहे हैं, जैसे कुछ खबर आती है मैं बताता हूँ आपको। अब क्या पता कर रहे? 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं कि आप पता कर रहे। अभी तक आप मेरे बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, किस हाल में होगा? सर, आसपास में ना तो कोई सीसीटीवी और ना ही किसी ने भी इस बच्चे को आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है ये बच्चा यहाँ का ना हो। पता करना मुश्किल है कि ये बच्चा खुद यहाँ पर आया या फिर इसकी लाश को यहाँ पर लाके डंप किया गया। सर देख के तो ये लग रहा है कि नेचुरल डेथ है। इसकी डेथ नेचुरल है या फिर किसी ने मारकर इसे यहाँ फेंक दिया है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। साहब 10 का एक बहुत अच्छा है, ताजा ताजा है, ले लो ना साहब। साहब 10 का एक ताजा। साहब 10 का एक ताजा है साहब। अरे ले लो ना साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है बेटा आपका? मंजू। वाह वाह, बहुत प्यारा नाम है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपके फूल खरीद लेता हूँ। लीजिए ना साहब, 10 का एक और 20 का 3। और अगर मैं सारे फूल खरीद लूंगा तो? सारे? हाँ? साहब 80 में ले लीजिए। ये लो, पूरे के पूरे 100 रुपए। खुश? माँ, अंकल ने सारे फूल खरीद लिए, ये लो 100 रुपए। हाँ? अरे वाह रे कमला, तेरी बेटी ने तो आज एकदम धमाल कर दिया। एक काम करते, इसी बहाने आज वो चिकन पार्टी करते। एक खबरदार जो मेरी कमाई पे नजर लगाए, समझी ना? चल भाग यहाँ से। हाँ जाती हूँ। बड़ी आई मंजू, ये फूल बेच में आती है। हेलो। सर बोरीवली में जिस बच्चे की लाश मिली थी उसकी फोटो सारे थानों में सर्कुलेट करवा दी है, लेकिन कहीं से कोई अपडेट नहीं कि उस बच्चे की कहीं मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई हो। सर बच्चे की पहचान लगाना मुश्किल हो रहा है। सर,
उस बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आया था अभी। उन्होंने बताया कि उस बच्चे को काफी लंबे समय से मॉलेस्ट किया जा रहा था। बच्चे को मोलेस्ट किया जा रहा है और कहीं पर भी उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की। मतलब बच्चे के साथ जो हो रहा था उसमें उसके किसी जान पहचान वाले का ही हाथ होगा ना। आई एम श्योर उस बच्चे की डेथ नेचुरल नहीं होगी। सर अभी अभी कंट्रोल रूम से फोन आया है, गोराई खाड़ी के पास एक और बच्चे की लाश मिली है। महज 2 दिन के अंदर मुंबई की 2 अलग अलग जगहों पर हमें 2 बच्चों की लाशें मिली, लेकिन हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे थे। पर हमें ऐसा लग रहा था कि उन दोनों बच्चों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे अंदाजे को बिल्कुल सही ठहरा रही थी। सर, जिन 2 बच्चों की लाश हमें मिली थी, ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के बीच की थी और जिस बच्चे की लाश हमें गोराई में मिली, सर इस बच्चे को भी मॉलेस्ट किया जा रहा था और इन दोनों बच्चों की मौत ऑर्गन्स फेलियर की वजह से ही हुई थी। ऑर्गन फेलियर? यस सर। सर मौत नेचुरल लग रही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उन बच्चों की बॉडी में कई तरह के सिम्टम्स नोटिस किए। उन दोनों बच्चों को ऐसे खतरनाक केमिकल्स दिए जा रहे थे जिसकी वजह से उनके ऑर्गन्स धीरे धीरे खराब होते गए। किस तरह के केमिकल्स? सर ये तो फिगर आउट नहीं हो पाया है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना यह है कि जिस तरह का खाना बच्चे खा रहे थे, शायद वो केमिकल्स उसी खाने में मिलाकर बच्चों को दिया जा रहा था। मतलब बच्चों को पर्पसली केमिकल्स दिए जा रहे थे ताकि बच्चे धीरे धीरे मर सके। दोनों बच्चों की मौत कब हुई? सर इन दोनों मौत में 2 दिन का गैप है और दोनों बच्चों की मौत एक ही वजह से हुई, शरीर में केमिकल का होना। और दोनों बच्चों को मॉलेस्ट भी किया जाता था। शायद दोनों बच्चों का आपस में कोई कनेक्शन है और इन्हें मॉलेस्ट करने वाला और मारने वाला कोई एक ही है। कितने हुए माँ? माँ कितने हुए? भुला दिया ना मंजू, कितना बोलती है। अब चुप, फिर से गिनने पड़ेंगे मुझे। 1 2 3 4 5 6। अब मुंह पे उंगली रखकर बैठी रहेगी। पूछ अब क्या पूछना है। अच्छा माँ, तो इन पैसों की 2 हिस्से क्यों करती है? एक खर्चे के लिए और एक तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तो तू बड़ी होगी तो तेरी शादी करनी पड़ेगी ना। मेरी शादी कब? मंजू तू कितना बोलती है, पहले बड़ी तो हो जा। अच्छा सुन, राशन वाले के यहाँ से जाकर दाल चावल ले, बाकी बातें खाना बनाते बनाते करेंगे। ये ले पकड़। अरे कमला, तेरी तो चांदी हो गई है रे। तो अंदर कैसे आई रे? ये लो, दरवाजा खुला था, आ गई अंदर। अरे सुन ना, मेरे को 100 रुपए उधार दे देना। चल निकल यहाँ से, पहले 500 रुपए वापस दे और फिर उधार मांगना, समझी ना? तू तो आजकल बहुत घमंडी हो रही है रे। ए, चल अपना काम कर, समझी? चल निकल यहाँ से, पैसे उधार चाहिए। चल निकल। मंजू, क्या हुआ? इतनी घबराई सी क्यों है? माँ, वहाँ पुलिस है। पुलिस? ले लो 10 का एक ले लो ना साहब। अरे मंजू बेटा, आओ आओ आओ।
आओ ना बेटा, एक अच्छी सी फोटो निकालते हैं। हाँ, ये देखो। मंजू इधर आ। सर, मैंने उन बच्चों के फोटोज मुंबई के हर अखबार और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सामने नहीं आया है जो इन बच्चों की पहचान कर सके। लेकिन सर, गोरेगांव पुलिस से भी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। गोरेगांव पुलिस को भी उनके एरिया में एक 8 से 10 साल के बच्चे की लाश मिली। सर, उस बच्चे की बॉडी बुरी तरह से सड़ गई थी, उसका चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन जब उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उस बच्चे की मौत भी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई थी। एक बच्चे की लाश मिली बोरीवली में और दूसरे बच्चे की लाश मिली बोरीवली के गोरे इलाके में, और अब ये तीसरे बच्चे की लाश मिली है गोरेगांव में, और तीनों बच्चे एक ही वजह से मारे गए। क्या इस तीसरे बच्चे को भी मोलेस्ट किया गया था? सर, उस तीसरे बच्चे की बॉडी डिकम्पोज थी, तो कह पाना मुश्किल है कि उसको भी मोलेस्ट किया जा रहा था या नहीं। लेकिन उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत बोरीवली में मिले बच्चे की मौत से 1 हफ्ते पहले हुई थी। यानी 7 दिन में 3 बच्चों की मौत, और मौत का तरीका एक ही। क्या कनेक्शन हो सकता है तीनों बच्चों के पीछे? सर, कहीं ये काम किसी सीरियल किलर का तो नहीं जो इसी उम्र के बच्चों को अपना टारगेट बना रहा हो सकता है, लेकिन किलर का अंदाजा तभी लग पाएगा जब इन बच्चों की पहचान हो पाएगी। लेकिन सर, इन बच्चों के इलाज सर एक विनायक नाम का आदमी थाने आया है। उसने इन दोनों बच्चों की फोटो अखबार में देखी थी जिनकी लाश हमें बोरीवली और गोराई में मिली थी। सर, उसका कहना है कि वो इस बच्चे को जानता है जिसकी लाश हमें गोराई में मिली थी। सर, मेरा उस बच्चे से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल दहिसर में मेरी एक किराना शॉप है और मेरी दुकान के सामने ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका काम काफ़ी समय से रुका हुआ है। ये बच्चा राजू और उसकी माँ 6 महीने पहले तक उसी बिल्डिंग में रहा करते थे। बच्चे की माँ? हाँ सर। नाम क्या बच्चे की माँ का? लक्ष्मी। सर, ये मेहनत मजदूरी करते हैं और मेरी दुकान से उधार राशन लिया करते थे, लेकिन 6 महीने पहले से मैंने उनको कहीं देखा नहीं। क्या तुम स्कूल में पढ़ना चाहती हो? गुड गर्ल, मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करवाना चाहता हूँ। चलोगी मेरे साथ? ए साहब, तेरी नियत अच्छे से समझ रही है मैं। रोज रोज 100 का नोट दिखाकर आज स्कूल कर रहा है। अरे बहन, बस तेरे जैसे लोग रोज आते हैं यहाँ पे, बच्चे को हमदर्दी दिखाकर उसका फायदा उठाना चाहता है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं तो आपकी मदद। कोई जरूरत नहीं है मदद करने की, और आज के बाद अगर मेरी बच्ची को छुआ ना तो तेरा हाथ काट कर फेंक दूंगी, समझा ना? चल निकल यहाँ से, उठ। तेरे को मालूम भी है कि ये लोग बच्चों के साथ क्या करते हैं? आज के बाद किसी के भी चिकनी चुपड़ी बातों में आना मत, समझी ना? तेरे को मालूम भी नहीं ये लोग। रुक 1 सेकंड। हेलो साहब, राजू और उसकी माँ 6 महीने पहले तक इसी बिल्डिंग में रहा करते थे। मेरी दुकान यहाँ सामने ही है साहब, वो रही साहब। उस औरत के बारे में कुछ और भी जानते हो? वो कहाँ काम करती थी, कहाँ से आई थी? साहब, इतना तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग मुंबई के नहीं थे। शायद वो लोग राजस्थान से आए थे यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने, फिर अचानक 6 महीने पहले पता नहीं कहाँ चले गए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मालूम साहब। राजू और उसकी माँ के साथ कभी इस बच्चे को भी देखा था यहाँ पर? पहचानते हो इसे? नहीं साहब, मैं इस बच्चे को नहीं पहचानता। राजू की माँ का स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हो? कोशिश करेगा साहब। तो कहिए ये तेरे को मंजू को साथ बनाने को बोला था ना? मंजू की तबीयत ठीक नहीं है भाई। बहुत ही सारा पैसा जमा हो गया ना, हम लोग उसके सामने वाली सिग्नल पे जाएंगे ना तो क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, जल्दी चल। हाँ। जिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में राजू और उसकी माँ लक्ष्मी रहते थे वहां पर पता करो, शायद इनके बारे में हमें और भी कुछ पता चल जाए। और हाँ, राजस्थान पुलिस को लक्ष्मी का स्केच और बाकी तीनों बच्चों के फोटोग्राफ भेज दो, शायद वहां से कुछ क्लू मिल जाए। ओके सर। 2 बच्चों को मोलेस्ट किया जा रहा था और तीसरे बच्चे की भी यही संभावना है। तीनों बच्चों की बॉडीज में जानलेवा केमिकल्स। चक्कर क्या है? शिरके ये भी तो हो सकता है कि राजू की माँ लक्ष्मी की भी मौत हो चुकी हो। पता करो कि किसी औरत की आइडेंटिफाई बॉडी मिली है क्या जिसकी शक्ल राजू की माँ लक्ष्मी के स्केच से मिलती जुलती है। ओके सर। माँ, तो उस
पैसे के दो हिस्से नहीं करी है? तू नहीं बोला था ना एक मेरी शादी? मंजू तू पोटली बांध में आती। हेलो सर, मैं पिछले दिनों मिली अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के बारे में पता कर रहा था, लेकिन राजू की मां से जुड़ी किसी भी औरत की कोई बॉडी नहीं मिली है। लेकिन सर पता चला है कि कुछ दिन पहले भाईंदर पुलिस को भी उनके एरिया में एक बच्चे की लाश मिली और उस बच्चे की मौत भी ऑर्गन्स फेलियर की वजह से हुई है। 2 बच्चों की लाशें मिली बोरीवली में और एक बच्चे की लाश मिली गोरेगांव में, और अभी जो एक लाश मिली है वो मिली है भाईंदर में, और चारों बच्चों की मौत हुई है एक ही वजह से। लेकिन सर जिस बच्चे की लाश भाईंदर में मिली उसकी बॉडी में मोलेस्टेशन का कोई साइन नहीं मिला है। लेकिन चारों बच्चों की मौत हुई है जहरीले केमिकल्स की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो? शिरके, मुंबई और आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज में इन चारों बच्चों के बारे में पता करो। ओके सर। माँ बताओ ना, हम अचानक से कहाँ जा रहे हैं? मंजू मैं सब बताऊंगी, अभी चल जल्दी से मेरे साथ। चल आजा आजा। सर, मैंने मुंबई के सभी थानों में चेक किया तो पता चला कि जिस दौरान उन चारों बच्चों की मौत हुई थी उसी दौरान एक 8 से 10 साल के बच्चे की लाश ट्रॉम्बे पुलिस को भी उनके एरिया में मिली और उस बच्चे की मौत भी ऑर्गन्स फेलियर की वजह से हुई। लेकिन सर भाईंदर में मिले बच्चे की तरह ट्रॉम्बे में मिले बच्चे को भी मोलेस्ट नहीं किया गया था। सुनिए, खाना मुझे पता है सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती। मैंने उसे लाड प्यार करके इतना सिर पे चढ़ा के रखा था, लेकिन आप कुछ भी करिए, उसे ढूंढ लीजिए, हम दोनों मिलके उसे समझाएंगे। आखिर वो बेटा है हमारा। 5 बच्चों की बॉडीज मुंबई के अलग अलग जगहों पर हैं। लेकिन मोलेस्ट सिर्फ 2 बच्चों को गया। हो सकता है मोलेस्टेशन का कनेक्शन किसी अलग आदमी से हो, लेकिन मर्डर करने का तरीका एक, मतलब मारने वाला कोई एक ही। सर राजू के अलावा अभी तक किसी भी बच्चे की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन राजू की मां लक्ष्मी इस समय कहां गायब है इसका कोई भी लीड हमारे पास नहीं है। सर पॉसिबल है कि ये सारे बच्चे बाल मजदूरी के विक्टिम हों, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी किसी भी केमिकल फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जहां पर बाल मजदूरी करवाई जाती हो। इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं मिलेगी, निकालनी पड़ेगी। अपने खबरियों को काम पर लगा दो, उनसे बोलो कि मुंबई के सभी इंडस्ट्रियल एरियाज में अच्छे से फील्ड टेस्ट डिटेल पोस्टमार्टम का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें डॉक्टर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्लोजली एग्जामाइन करते हैं। विसरा टेस्ट से हम उस केमिकल के बारे में पता करना चाहते थे जिसके कंजप्शन से उन 5 बच्चों की मौत हुई थी। देखते ही देखते ये केस अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छा गया। डीसीपी सर के ऑर्डर से उन सभी 5 बच्चों का केस मुझे सौंप दिया गया। हमने बाल मजदूरी से लेकर सीरियल किलर होने की सभी पॉसिबिलिटीज पर काम करना शुरू कर दिया। हम कई हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप कर रहे थे, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उन 5 बच्चों में से जिस राजू नाम के बच्चे की पहचान हमारे सामने आई, उसकी मां का पता लगाना भी नामुमकिन नजर आ रहा था। और तभी हमारे सामने एक और मर्डर केस आया। सर कंट्रोल रूम से फोन आया था, बोरीवली के एक चौल में एक औरत की लाश मिली है। साथ यहाँ रहती थी। जब मैं सुबह आई तो देखा दरवाजा खुला था और उसके अंदर लाश। और कमला की बेटी? मैं आई थी तो वो वहां नहीं थी। साहब यही है मंजू, इसकी बेटी। और कमला का पति? उसका पति नहीं है साहब,
कमला ने मेरे को बताया था कि काफी समय पहले उसकी मौत हो गई थी। कमला के किसी रिश्तेदार को जानती हो? नहीं साहब, लेकिन वो राजस्थान की थी। राजस्थान? राजस्थान में कहाँ की? वो तो नहीं पता साहब। कमला का कभी झगड़ा हुआ था किसी के साथ? नहीं साहब, वो बहुत अच्छी थी। उसका कभी किसी के याद आया साहब, एक आदमी है, उसका उसके साथ झगड़ा हुआ था सिग्नल पे। ए साहब, तेरी नियत अच्छे से समझ रही है मैं, और आज के बाद अगर मेरी बच्ची को छुआ ना तो तेरा हाथ काट कर फेंक दूंगी, समझा ना? हाँ, पर वो आदमी कौन था जिसके साथ कमला का झगड़ा हुआ था? इतना तो नहीं पता साहब, लेकिन वो इंसान अक्सर वहाँ आता जाता रहता है और गरीब बच्चों को ना वो खाना वाना बांटता रहता है। साहब, वो आदमी कुछ ज्यादा ही मेहरबान था मंजू पर। उसे सारे फूल खरीद लेता था और कमला को ये लगता था कि उसकी बुरी नजर है मंजू पर। कमला के पास कोई मोबाइल फोन था? हाँ साहब। घर में कमला और उसकी बेटी मंजू रहते थे। माँ का मर्डर और बेटी मंजू गायब। जरूर किसी ने कमला का मर्डर करके मंजू को अगवा किया हो। बच्ची की फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। जिस सिग्नल पर कमला और उसकी बेटी मंजू फूल बेचा करते थे वहां भी पता करो कि उस सिग्नल पर कमला का किस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था। कमला के कॉल रिकॉर्ड्स में लिख लो, हो सकता है उससे उसके किसी रिश्तेदार का पता चल जाए। हमें कैसे भी करके उसकी बच्ची को बचाना होगा। सर, इन सभी बच्चों की विसरा रिपोर्ट आ गई है। इन बच्चों को हाइड्रोक्सी एनिसोल नाम का केमिकल दिया जाता था। सर, ये केमिकल सर दर्द और जुकाम का बाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि शायद बच्चों के खाने में ये बाम मिलाया जाता होगा। बाम? बच्चों के खाने में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बाम बनाने वाली किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? सर, मुंबई में जितनी भी बाम बनाने वाली या इस तरह का केमिकल सप्लाई करने वाली फैक्ट्रीज है, मैंने उन सब की लिस्ट बनाई है। सर, हमारे खबरी इन सब फैक्ट्रीज पे नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि ये बच्चे ऐसी किसी फैक्ट्री में काम करते हों। एक के बाद एक 5 बच्चों का मर्डर एक ही तरीके से। उसके बाद कमला का मर्डर सामने आया और फिर पता चला कि उसकी बच्ची मंजू गायब। कहीं इन बातों का आपस में कुछ कनेक्शन तो नहीं? सर, कमला जिस सिग्नल पर बैठती थी वहां के एक सीसीटीवी में वो आदमी कैप्चर हुआ है जिससे कमला का झगड़ा हुआ था। किशोरी बता रही थी कि ये गरीब बच्चों को सिग्नल पर खाना बांटा करता था और कमला को लगता था कि इस आदमी की उसकी बेटी मंजू पर गलत नजर है। 5 बच्चों में से 2 बच्चों को मोलेस्ट किया जा रहा था और सभी बच्चों की बॉडी में केमिकल्स मिले। शिर्के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को केमिकल्स मिलाकर खाना बांटता था? ये देखो, इसकी गाड़ी का नंबर विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से इसका एड्रेस पता करो, कहाँ रहता है। जी, पूरा घर चेक करो और अच्छे से चेक करो। सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? मंजू कहाँ? मंजू? कौन मंजू? वही मंजू जिससे तू फूल खरीदा करता था और उसकी माँ कमला से भी तेरा झगड़ा हुआ था। हाँ, हुआ था, पर आप कहना क्या चाहते हैं? कमला का मर्डर हुआ है और मंजू गायब है। क्या? हाँ, तूने कमला का मर्डर किया और मंजू को भी तूने ही गायब किया है। बोल, मंजू कहाँ है? नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। कमला के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं मंजू के बारे में कुछ जानता हूँ। सर, अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। देखा सर, मैंने कहा था ना, आपको गलत फहमी हो गई है। इस आदमी के बारे में अच्छे से पता करना पड़ेगा। इसके कॉल रिकॉर्ड, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, सब कुछ अच्छे से चेक करना पड़ेगा। हो सकता है मंजू की माँ कमला का शक सही और इसकी मंजू पे बुरी नजर और इसी ने मंजू को गायब किया हो। Oh,
कमला जिस सिग्नल पर फूल बेचा करती थी वहाँ राजू, उसकी माँ और बाकी 4 बच्चों के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये पता चला है कि उसी सिग्नल पर वकार जिन बच्चों को खाना बांटा करता था वहाँ से वो बच्चे अचानक से गायब हो गए। और जब मैंने वकार का सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वकार ने उन सभी बच्चों के साथ अपने अकाउंट पर कुछ फोटोज अपलोड किए हैं। ये देखिए सर। ये भी तो हो सकता है कि वकार इन फोटोग्राफ और पोस्ट से ये साबित करना चाहता हो कि वो बच्चों के भले के लिए चैरिटी करता है, जबकि सच्चाई इसकी कुछ और ही हो। नहीं सर, वकार के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। एक काम करो, इसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखो। हो सकता है ये उन 5 बच्चों को भी जानता हो जिनकी लाशें हमें मिली, और ये भी जानता हो कि मंजू इस वक्त गायब कहाँ है। ले खाना खा ले। वकार हमारे शक के दायरे में था, लेकिन कमला से जुड़े राज हमें अब और भी ज्यादा उलझाने वाले थे। ये देखिए सर, ये उस सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज है जहां पर कमला बैठती थी, और मैंने इस सिग्नल का पिछले कई दिनों का फुटेज चेक किया है। ये वही कार है जो इस सिग्नल पर रोजाना आती थी, और कमला इसी कार की डिक्की से कार्टन लेती थी। एक फूल बेचने वाली मामूली औरत से कार वाला सिग्नल पर मिलने क्यों आता होगा? किशोरी, इस कार से एक आदमी रोज कमला से मिलने आता था। कौन है वो? साहब ये कार तो वहाँ रोज आती थी, और इसमें का वो जो आदमी उससे बात भी करती थी कमला। मैंने उससे पूछा भी था कि कौन मिलने आता है तेरे को, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। बोलती थी कि कोई बड़ा सेठ है। कौन बड़ा सेठ? वो नाम वाम कभी नहीं बताया उसने मुझे। जो आदमी इस कार के अंदर होता था, उसका चेहरा देखा था कभी? उसके बारे में बता सकती हो? नहीं साहब, कभी देखा नहीं उसका चेहरा मैंने। अच्छा, ये देखो, इस कार में से कमला रोज एक कार्टन लेती थी। क्या होता था इसके अंदर? नहीं साहब, कभी इसके बारे में उसने नहीं बोला मेरे को। ठीक है, तुम जा सकती हो। शिरके, हो सकता है किशोरी कमला के बारे में सब कुछ जानती है, पर किसी वजह से या किसी डर की वजह से ये बता नहीं रही हो। इसकी भी कुंडली निकालो। सर, कमला जिस गाड़ी वाले से मिला करती थी, वो गाड़ी का नंबर मलाड में रहने वाले मनसुख सेठ के नाम पर रजिस्टर्ड है। मनसुख? जी सर। वो कमला? कौन कमला सर? ये है कमला। पहचाना? सर, मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता, और आप ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हैं सर? मनसुख, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। तुम्हारी गाड़ी सिग्नल के सीसीटीवी में कैप्चर हुई है। इस औरत का मर्डर हो चुका है। कुछ भी हमसे छिपाने की कोशिश मत करना। सर, मानता हूँ कि वो गाड़ी मेरी है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं करता सर। हो सकता है कि मेरा ड्राइवर उस औरत को जानता हो सर। कौन ड्राइवर? सर, विक्रांत। वही ये कार चलाता था, लेकिन पिछले 3 दिन से छुट्टी पे है सर, और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। रहता कहाँ है विक्रांत? सर, मालूनी में कहीं रहता है, लेकिन उसका एड्रेस नहीं पता है मुझे। नंबर दो विक्रांत को। ताला लगा है। तोड़ो ताला। पूरा रूम चेक करो अच्छे से। सर, ये देखिए।
सर ये उसी तरह के केमिकल्स हैं जो उन 5 बच्चों की बॉडी में पाए गए थे। ये सभी केमिकल्स के पैकेट विक्रांत की चोल से मिले सर, और ये विक्रांत की तस्वीर भी वहीं से मिली है। मनसुख की कार रोज उस सिग्नल पर जाती थी और मनसुख का कहना है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद उसका एक ड्राइवर विक्रांत कार लेकर जाता होगा और कमला इस कार से रोज एक कार्टन लेती थी। सर हो सकता है कि उन्हीं कार्टन्स में इस तरह के केमिकल्स हों, क्योंकि ये तो साफ है कि विक्रांत का कमला से कनेक्शन था। उन दोनों के बीच में काफी फोन कॉल्स होते थे। सर कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमला का मर्डर स्टैबिंग से हुआ था। सर डॉक्टर्स ने कमला के बारे में एक चौंकाने वाली बात बताई है। सर मंजू कमला की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि कमला की मेडिकल रिपोर्ट से यह साफ है कि कमला ने कभी कंसीव ही नहीं किया। तो सर कमला मंजू तो क्या किसी भी बच्चे की मां नहीं हो सकती। क्या किशोरी तो कह रही थी कि मंजू कमला की बेटी है। मंजू अगर कमला की बेटी नहीं थी तो मंजू का कमला से रिश्ता क्या होगा? क्या ये जवाब कमला की हत्या और मंजू के गायब होने से जुड़ा था? सवाल पेचीदा थे और अब हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी जो इस केस से जुड़े हर इंसान का आपस में कनेक्शन होने की संभावना पुख्ता कर रही थी। सर मैंने विक्रांत के सेठ मनसुख और उसकी फैमिली के बारे में पता किया। मनसुख और उसकी फैमिली भी राजस्थान के रहने वाले हैं। मनसुख राजस्थान का, कमला राजस्थान की और राजू की मां लक्ष्मी भी राजस्थान की। हो सकता है मनसुख का कमला के साथ कोई कनेक्शन हो और विक्रांत को गायब करने के पीछे मनसुख की कोई चाल हो। शिरके, मनसुख के कॉल रिकॉर्ड्स, इसकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखो। ओके सर। सर मैंने विक्रांत के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। विक्रांत का फोन कमला की हत्या वाली रात से बंद है। और सर एक किशोरी भी विक्रांत के साथ फोन पे टच में थी। मैं नहीं जानती विक्रांत बाबू कहाँ है। मैं सच बोल रही हूँ। तुम और कमला विक्रांत के लिए काम करते थे ना? क्या काम करते थे? नहीं साहब, मैं नहीं करती थी। वो कमला पहले करती थी। क्या करते थे? क्या करते थे? वो जो सारे बच्चे जो भीख मांगते थे ना साहब, वो विक्रांत बाबू के थे और कमला उन बच्चों पर नजर रखती थी। वो बच्चे भीख मांग कर जो पैसे लेके आते थे वो कमला को दे देते थे। फिर कमला वो आधे पैसे अपने पास रखती थी और आधे विक्रांत को दे देती थी। विक्रांत जो अपनी गाड़ी में कार्टन लेकर आता था जो कमला लेती थी, क्या होता था उसमें? वो डिब्बे में बच्चों का खाना आता था साहब। और उस खाने में केमिकल मिला होता था। बोलो। हाँ साहब, उस खाने में कुछ तो होता था, क्योंकि कमला ने वो खाना कभी भी अपनी मंजू को खाने नहीं दिया। कुछ दिन पहले विक्रांत वो बहू वहाँ आए थे और मुझे अचानक से बोलने लगे कि देख किशोरी, कमला जो कर सकती है ना, तू भी कर सकती है। हाँ भाऊ, लेकिन अरे कमला को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं। मैंने भी लालच में आकर उसको हाँ कर दी। फिर अचानक कमला का मर्डर हो गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। क्या ये बच्चे भी पहले उस सिग्नल पर भीख मांगा करते थे? देखो, ध्यान से देखो इन्हें। ये राजू है और ये गुड्डू, ये दोनों वहाँ काम करते थे। मंजू, कितनी बार बोला इन मंगतों के साथ मत खेला कर, समझ में नहीं आता ना? और तुम लोग चलो काम करो। कमला ने हमेशा मंजू को इनसे दूर रखा, फिर अचानक ये गायब हो गए। गायब नहीं हुए हैं, मौत हो गई है इनकी कोई केमिकल वाला खाना खाने से। बाकी के जो बच्चे हैं वहां पर भीख मांगते थे, वो कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम साहब। सर उन 5 बच्चों में से 2 बच्चे उस सिग्नल पे थे। हो सकता है बाकी के 3 बच्चे किसी और सिग्नल पर भीख मांगते हों और कमला जैसे और भी लोग होंगे जो उन बच्चों को मैनेज करते हों। सर वो नीली गाड़ी वाला मनसुख अचानक गायब हो गया है। उसका घर भी बंद है और नंबर भी। नौकर चाकर सब फरार हैं। शनि, हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मनसुख इस रैकेट को चला रहा था और विक्रांत जैसे उसके कई और भी साथी हैं। मुंबई के जिस सिग्नल पर बच्चे भीख मांगते हैं उन सबका पता करो और देखो उन्हें मैनेज कौन करता है। ऐसे सभी बच्चों का मेडिकल करवाओ और जिन 5 बच्चों की लाशें हमें मिली थी उन सभी के फोटो एनसीआरबी के मिसिंग पोर्टल पर डलवाओ। शायद वहां से कोई क्लू मिल सके। सर लेकिन सर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। किशोरी ने बोला कि राजू उस सिग्नल पर रहता था और वहीं पर भीख मांगता था जहां पर कमला फूल बेचती थी। लेकिन विनायक ने बताया था कि राजू अपनी मां लक्ष्मी के साथ दहीसर में कहीं रह रहा था। सर इसका मतलब विनायक या किशोरी, इन दोनों में से कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। मंजू कमला की बेटी नहीं थी और हो सकता है राजू भी लक्ष्मी का बेटा ना हो। चल के विनायक को फिर से थाने बुलाओ। ओके सर।
जो विनायक उन 5 बच्चों में से एक बच्चे की पहचान बताने हमारे पास आया, अब वो भी गायब था। कमला, किशोरी, विक्रांत और मनसुख के बाद विनायक भी इस नेक्सस का हिस्सा लग रहा था, लेकिन उसने एक ही बच्चे की पहचान क्यों की, किस मकसद से की, ये तब हम समझ ही नहीं पा रहे थे। इस नेक्सस की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमने मुंबई के कई सिग्नल्स पर छानबीन शुरू कर दी। जहां हमारा सामना कमला और किशोरी जैसे कई लोगों से हुआ, लेकिन इस नेक्सस के किंग पिन गायब थे। सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले हम कई बच्चों का मेडिकल टेस्ट करवा रहे थे और एनसीआरबी की मिसिंग रिपोर्ट में हमें ऐसे कई बच्चों का डेटा मिला जो काफी लंबे समय से गायब थे। और इसी छानबीन में हमें आकाश का पता चला, जो पिछले 6 महीने से दिल्ली से लापता था। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरा बच्चा। मंजू जैसे कई बच्चे गायब कर दिए गए थे। इसका सिरा ढूंढना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन जल्द ही हमें विनायक की एक इंफॉर्मेशन मिली। हो जा शुरू। साहब इस रैकेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब। विक्रांत के दिए जहाँ से मैं आ गया साहब, उसका मेरी दुकान पे रोज आना जाना था साहब। वो एक दिन आया और मुझसे बोला कि पुलिस इन 2 बच्चों की पहचान ना बहुत जोरों शोरों से कर रही है। देख, मैं चाहता हूँ उनमें से एक की पहचान तो खुद पुलिस स्टेशन जाके कर। देख भाई, मुझसे लफड़े वाला काम नहीं हो पाएगा। तेरा ही फोन आया था ना, पैसे चाहिए कुछ। 50,000 रुपये देता मैं तुझे इसके बाद। 50,000। लेकिन मैं फंसूंगा तो नहीं? अबे क्यों डर रहा है? मैं हूं ना। बोल, और क्या क्या झूठ बोल रहा है? विक्रांत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन वो पुणे में हो सकता है साहब। विक्रांत का दूसरा नंबर तो होगा ही तेरे पास? हाँ है साहब, एक नंबर है। हेलो, क्या विनायक भी? मनसुख कहाँ है? साहब, मुझे मनसुख सेठ के बारे में कुछ नहीं मालूम। जल्दी बोलते मनसुख कहाँ है? जल्दी बोलते, नहीं तो टैटवा यहीं दबा दूंगा। बोल। साहब, मैं तो खुद ही बच के छिप रहा था। मुझे मनसुख सेठ के बारे में कुछ नहीं पता साहब। कमला तो तुम लोगों के लिए काम करती थी, फिर उसे क्यों मारा? ये मंजू को भी सेठ ने कहीं से खरीदा था और उसे कमला को संभालने के लिए बोला, ताकि जब वो बड़ी हो तो उसका दाम अच्छा मिल सके। लेकिन साहब, वो मंजू को अपनी बेटी समझने लग गई और उसके साथ भागने की तैयारी कर रही थी। सेठ मेरे को बोला और मैं उसको। मंजू कहाँ है? मंजू कहाँ है? सेठ के कहने पे। किसको बेचा? किसको बेचा? चलो इसको अंदर लो। उठाओ उठाओ, बच्ची का है? बच्ची का है? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। चिरके इधर देखो। नहीं बेटा, बेटा बिल्कुल मत डरो, हम आपको यहाँ से ले जाने आए। आप डरो मत। हमने मंजू को रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन मनसुख अब भी हमारी पहुंच से दूर था।
और विक्रांत के जरिए हम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। साहब, मनसुख सेठ के ऊपर भी एक और सेठ है जिसके बारे में सेठ ने मुझे आज तक कभी नहीं बताया। बस वो हर महीने की 17 तारीख को बच्चों से भरी हुई वैन भेजता था जो अलग अलग जगह से किडनैप किए हुए होते थे। उन सब बच्चों को स्कूल के कपड़ों में स्कूल की वैन में ही भेजा करता था ताकि किसी को शक न हो। फिर सेठ और मैं उसमें से सेलेक्ट करते थे कि इसमें से किसको प्रोस्टिट्यूशन में डालना है और किससे भीख मंगवानी। और 17 तारीख को बच्चे कहाँ लाए जाते थे? जहां से तू और तेरा मनसुख उन्हें उठाते थे। बाहर निकालो इसको। तुम उधर जाओ टंकी के पीछे। चुप चुप चुप। गाड़ी में। बेटा बेटा आप लोग डरना नहीं, हम पुलिस अंकल हैं। आखिरकार हमने इस नेक्सस के किंग पिन मनसुख को अरेस्ट कर लिया था और ऐसे कई बच्चों को रेस्क्यू किया जिन्हें आकाश और मंजू की तरह ट्रैफिकिंग, मोलेस्टेशन और बैगरी रैकेट्स जैसे अपराधों में धकेला गया था। हर अपराध होने से पहले अपनी दस्तक जरूर देता है। अगर हम सतर्क हैं तो समय रहते ऐसे अपराध से बचा जा सकता है। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद